जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा एक्नॉलेज करो मेरी वॉइस सबको आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज़। ठीक है। अच्छा क्लास, हमारे पास प्रीवियस लैब में जो टॉपिक चल रहा था वो इनकैप्सुलेशन पे चल रहा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम लोग पहला पिलर इसको कंसीडर करते हैं और इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट में हमें क्या मिल रहा था और उसको सी शार्प में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते थे। तो हमारे पास जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ की थी और इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हमारे पास एक तरीक़ेकार बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज मेथड था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में हमारे पास मजीद दो फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम लोग एक्सेसर्स कहते हैं। जो दो कीवर्ड हमें मिलते हैं वो कौन से होते हैं? एक हमारे पास गेट एक्सेसर होता है और एक सेट एक्सेसर होता है। गेट का काम रिटर्न करवाना होता है और सेट का काम वैल्यू सेट करवाते हैं। गेट और सेट में एडिशनल लॉजिक हम लोग तब देते हैं जब हमें किसी प्राइवेट फील्ड को उस पब्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करवाना हो आउटसाइड द क्लास। यानी अगर किसी भी क्लास के कोई भी वेरिएबल अगर प्राइवेट होता है तो उसको आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं करवा सकते। तो उसमें आउटसाइड द क्लास किसी यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गेट का काम जो होता है वो रिटर्न करवाना होता है उस प्राइवेट मेथड को, और सेट का काम होता है उसमें वैल्यू का कीवर्ड एक इस्तेमाल होता है वो वैल्यू का कीवर्ड यूजर से इनपुट जब मेन के सेक्शन में हम लोग ले रहे थे तो वो प्रॉपर्टी में सेट के मेथड को पहुंचा रहा था और इस तरीके से पूरी प्रॉपर्टी सेट हो रही थी। अब बज़ाहिर तौर पे हमें लग रहा था कि भाई हम किसी प्रॉपर्टी को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉपर्टी काम क्या कर रही थी? वो प्रॉपर्टी उस प्राइवेट फील्ड को वैल्यू पहुंचाती है। तो ये इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट हमें अचीव होता है। इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हमने दो तीन तरीके देखे थे। एक तो सिंपल प्रॉपर्टी मेथड जिसमें रीड राइट प्रॉपर्टी आप लगाते थे। रीड राइट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? रीड राइट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें गेट और सेट दोनों आ जाते हैं। अगर मैं किसी भी रीड ओनली प्रॉपर्टी की बात करूं तो रीड ओनली प्रॉपर्टी वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सिर्फ गेट आता हो। सही है। राइट ओनली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ सेट आता हो। सही है। तो फर्दर गेट और सेट का काम हम लोग क्या करेंगे? अगर उनमें से कोई भी मिसिंग हो तो या तो हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे या तो सिंपल मेथड यूज करेंगे, टाइप मेथड या वॉइड मेथड। ये वाली बातें हुई थी लास्ट क्लास में और टॉपिक में हमारे पास ये था। आपकी क्लास में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेकंड पिलर और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर जो कि इनहेरिटेंस पे है। तो होपफुली इनहेरिटेंस का भी आप लोगों को आइडिया होगा। क्या होती है इनहेरिटेंस, कोई बताएगा? जी स्टूडेंट्स, एनी आइडिया अबाउट इट? लैब नंबर 8 के टास्क में मैंने आप लोगों को मना कर दिया था कि इनहेरिटेंस मत करना, ऑब्जेक्ट पास करवाना, लेकिन फिर भी लोगों ने इनहेरिटेंस की हुई है। अच्छा, हुजैफा अहमद कह रहे हैं सर किसी क्लास को दूसरी क्लास की एक्सेस, इलेबोरेट करो जरा जवाब को। चलो इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। देखो, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है कि जाहिर सी बात है हम भी कोई ना कोई क्लास से बिलोंग करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब क्लासेस और ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था उस वक्त एक क्लास का नाम लिया था ह्यूमन। सही है। उसी क्लास को आज दोबारा से रीयूज करेंगे, ह्यूमन की क्लास। तो हम जो है वो ह्यूमन क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। सही है।
तो वो हम सब करते हैं भाई, ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं कि भाई अगर एक क्लास है पब्लिक क्लास ह्यूमन है, ठीक है, और एक क्लास में अगर बना देता हूं सेपरेट कि भाई पब्लिक क्लास पायलट, तो क्या पायलट बिलोंग करता है डायरेक्टली ह्यूमन क्लास से या नहीं? क्लास, एक चीज याद रखिएगा जहन में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो मेजर क्लासिफिकेशन है, सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रिलेशनशिप की दो मेजर क्लासिफिकेशन होती हैं। एक रिलेशनशिप कहलाता है हमारे पास इज आर रिलेशनशिप, ठीक है, एक कहलाता है हमारे पास इज आर रिलेशनशिप और दूसरा कहलाता है हैज आर रिलेशनशिप। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कमेंट की, एक रिलेशनशिप हमारे पास कहलाता है इज आर रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप हमारे पास कहलाता है हैज आर रिलेशनशिप। क्या दोनों में आपके हिसाब से कोई फर्क हो सकता है? इस चीज से इज आ और हैज आ से आप लोगों की क्या समझ में आ रहा है? जी स्टूडेंट्स, एलेबोरेट करें जरा आंसर। सर मेरे ख्याल में असेंबली का होगा कि एक अपनी असेंबली में और एक दूसरी असेंबली से जो नहीं नहीं, करके आएंगे। वो तो एक्सेस मॉडिफायर है ना, इंटरनल और पब्लिक की कहानी है ना वो तो। मैं तो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप में दो मेजर क्लासिफिकेशन है ना, एक इज आ और एक हैज आ। तो इज आ और हैज आ में आपके हिसाब से इन दोनों वर्ड्स में आप लोगों को क्या रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? नोट करें जरा। सर इसका मतलब इसका रिलेशनशिप और है इसका मतलब कि उसका रिलेशनशिप। हाँ, किसका रिलेशनशिप, किसका? देखो भाई, सिंपली सी बात है, अगर मैं यहाँ पर इस ह्यूमन क्लास और पायलट क्लास की बात करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ पायलट इज अ ह्यूमन? कह सकता हूँ ये बात या नहीं? या ये कहना सही होगा पायलट हैज अ ह्यूमन? आप लोग खुद आइडेंटिफाई करो विच वन इज करेक्ट या विच वन इज मेक सेंस। पायलट इज इज आ, तो याद रखिएगा, आंखें बंद करके इस बात पे ईमान ले आओ आप लोग कि इज आ रिलेशनशिप सिर्फ इनहेरिटेंस होता है और कुछ भी नहीं। इज आ रिलेशनशिप सिर्फ इनहेरिटेंस है। लेकिन आप लोग शुरू क्लास से ये काम करते हुए आ रहे हो कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में भी पास करते आ रहे हो, सही है। अब भले से वो क्लास डायरेक्टली उससे रिलेट ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर अगर एक मेक सेंस रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बात करूँ तो भाई एक पायलट है, एक कार ड्राइवर है, एक बाइक राइडर है, ये सब ह्यूमन है ना। इन सब की अपनी एक क्लास बना दो, तो इनको मैं कह सकता हूँ कि ये दो, ये जो है वो स्पेसिफिक, अगर किसी भी क्लास की बात करूँ लाइक पायलट, पायलट इज अ ह्यूमन, ड्राइवर इज अ ह्यूमन, ठीक है। इसी तरीके से बाइक राइडर इज अ ह्यूमन, डॉक्टर इज अ ह्यूमन, स्टूडेंट इज अ ह्यूमन। तो ये तमाम इस आ के जो भी रिलेशन होंगे ये सब आंखें बंद करके एक ही रिलेशनशिप होते हैं जो कि इनहेरिटेंस होते हैं। लेकिन हैज आ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहता हूं दूसरे बात, अगर मैं जुनैरा की एक मिसाल लेता हूं, मैं कहता हूं कि जुनैरा हैज अ पेन, तो इट मेक सेंस। या इसके बरक्स मैं ये कहूं कि जुनैरा इज अ पेन, विच वन इज करेक्ट? जी जुनैरा सुन सकती हैं, विच वन इज करेक्ट? सही है। तो जुनैरा इज नॉट अ पेन बट जुनैरा हैज अ पेन। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस क्लास को कर देता हूं सुनहरा,
और इसको कर देता हूं पेन, तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि भाई जुनैरा हैज अ पेन, इसका मतलब पेन पियानो इक्वल टू न्यू पेन। इसको कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप, कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास होना, भले से इस पेन की कैटेगरी एक नॉन लिविंग थिंग है, बट जुनैरा इज लिविंग थिंग विच बिलोंग टू ह्यूमन, but pen cannot belong to human, but it make the head the relationship with Zunaira. क्लियर? ये बताएं ये वाली बातें क्लियर हुई या नहीं? अब हैज अ रिलेशनशिप में फर्दर टाइप्स आती हैं जिसको हम लोग क्लास रिलेशनशिप कहते हैं। इज अ रिलेशनशिप सिर्फ इनहेरिटेंस होती है, मैं अगर यहां पर इसको लिखूं कि ये सिर्फ इनहेरिटेंस होती है, लेकिन हैज अ रिलेशनशिप में फर्दर टाइप आती हैं। एक टाइप होती है एग्रीगेशन, एक होती है कंपोजिशन, एक होती है डिपेंडेंसी, इसी तरीके से मैनी एक दो और होती हैं। तो अब ये क्लासेस हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये क्लास रिलेशनशिप है। क्योंकि आप देखो ना, इसकी क्लास डिफरेंट है, इसकी एक क्लास क्या है पियानो की, एक क्लास है पेन, तो पेन तो जुनैरा की क्लास से बिलोंग नहीं कर सकती ना, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई जुनैरा के पास पेन है, तो जुनैरा हैज आ पेन। तो हैज आ का क्या मतलब होता है कि किसी भी क्लास के अंदर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट का पास होना, ये हैज आ रिलेशनशिप है, जो कि आप लोग पहली क्लास से करते हुए आ रहे हो। एक फॉर्म के बटन के पीछे दूसरा फॉर्म खोलते हो ना आप लोग, तो क्या करते हो, बटन एक अलग क्लास है, फॉर्म एक अलग क्लास है। तो बटन हैज अ फॉर्म, बटन इज नॉट अ फॉर्म। हाँ ये कह सकते हैं कि फॉर्म वन इनहेरिट टू फॉर्म, कि भाई फॉर्म, सॉरी क्लास इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था दोबारा। तो मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि भाई हैज अ रिलेशनशिप में फर्दर टाइप्स आती हैं, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। हैज अ रिलेशनशिप को हम लोग क्लास रिलेशनशिप कहते हैं। ये सब क्लास, ये क्लास रिलेशनशिप है, लेकिन ये हैज अ रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये दो मेजर क्लासिफिकेशन है, एक इज अ और एक हैज अ। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दो मेजर क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अच्छा एक दफा एक्नॉलेज कर दो, मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ठीक है। अब हैज अ रिलेशनशिप में फर्दर टाइप आ जाती हैं, लाइक एग्रीगेशन, कंपोजिशन, डिपेंडेंसी, रिफ्लेक्शन, ये तमाम टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, जो कि हम लोग लैब नंबर 8 में इस पूरे को डिस्कस करेंगे। ये हैज अ रिलेशनशिप, आज जो हमारे पास है वो इनहेरिटेंस है, इज अ रिलेशनशिप। तो भाई मैं यही एग्जांपल से दे रहा था। एक तो ये पियानो हो गई, पियानो एक अलग क्लास है, एक नॉन लिविंग थिंग चीज है, बट जुनैरा इज लिविंग थिंग, ये ह्यूमन क्लास से बिलोंग करती है। जुनैरा के पास पेन हो सकता है, लेकिन पेन के पास जुनैरा नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह सकता पेन के पास जुनैरा है, जुनैरा के पास पेन होगा, तो ये हैज अ रिलेशनशिप है। इसी तरीके से विंडोज फॉर्म पे हम लोग तीसरी क्लास से करते हुए आ रहे हैं ये काम, कि एक फॉर्म के बटन के पीछे दूसरा फॉर्म खुलता है, तो बटन एक अलग टाइप है, एक अलग क्लास है जो कि बटन की क्लास से बिलोंग करती है, और फॉर्म इटसेल्फ एक अलग क्लास है। तो बटन के पीछे फॉर्म का ऑब्जेक्ट पास किया जाता है, दैट्स मीन कि बटन हैज अ फॉर्म, कि बटन को क्लिक करोगे तो फॉर्म खुलेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इज अ रिलेशनशिप की, तो वहां पे भी क्लियर हुआ होता है कि भाई फॉर्म वन इनहेरिट टू फॉर्म, लॉग इन फॉर्म इनहेरिट टू फॉर्म, साइन अप पैनल, साइन अप फॉर्म इनहेरिट टू फॉर्म। दैट्स मीन कि ये सब फॉर्म है जो कि फॉर्म की क्लास से बिलोंग है। मुझे एक्नॉलेज करो इसके सब क्लियर है, ये दो मेजर क्लासिफिकेशन क्लियर हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्लास यहाँ पर इनहेरिटेंस की ना तो अभी हम लोग टाइप में घुसे हैं, ना तो कुछ, अभी बात हो रही है सिर्फ इनहेरिटेंस की। अब इनहेरिटेंस की भी हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, लेकिन उस टाइप्स पे आने से पहले हम लोग जस्ट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्यों इस्तेमाल होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बना दी
हार्डवेयर। इसी तरीके से मैंने एक क्लास बना दी फूड। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये दो क्लासेस बना देता हूँ, या बल्कि एक काम करते हैं सेपरेटली क्लासेस बना लेते हैं। अब क्लास एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल से आप लोगों को करवाता हूँ कि भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इन्वेंट्री सबको पता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है किसी भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की। तो हमने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में अपने प्रोजेक्ट में एक सेपरेटली एक फोल्डर बनाते हैं, ऐड करवाता हूँ एक न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ कॉम। कॉम के अंदर मैंने अपने एक प्रोजेक्ट यानी जो मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उसमें यूज होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री के नाम से जो है एक फोल्डर बना लिया, और तमाम इन्वेंट्री की क्लासेस जो है वो मैंने सेपरेटली इस फोल्डर के अंदर डिफाइन कर दी। मैंने ऐड करूंगा, यहाँ पर एक क्लास ऐड करवाऊंगा, और यहाँ पर सबसे पहली क्लास हम लोग ऐड करवा देते हैं हार्डवेयर। ये मेरे पास एक सेपरेट एक क्लास बन गई हार्डवेयर। इसी तरीके से इन्वेंट्री के अंदर मैं ऐड करवाता हूँ एक और क्लास, और इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ क्लोथ्स। क्लोथ्स एक क्लास मेरी ये क्लोथ बन गई। अब क्लास यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, इस क्लास को मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, क्लोथ्स की क्लास को मैं इसके बराबर में अरेंज कर देता हूँ, और ये मेरा मेन सेक्शन है। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी सेट करने लगा हूँ, जो मैंने आप लोगों को टास्क भी दिया था लैब नंबर 9 का, कि क्लास बनानी हो, क्लास में इस तरीके से जो जो एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं यूजर से इनपुट उनकी प्रॉपर्टी बना दो। मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बना दी पब्लिक स्ट्रिंग, कोई भी प्रोडक्ट होगी तो उसका नेम होगा, मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी। एक और प्रॉपर्टी बना दी मैंने यहाँ पर, जो भी प्रोडक्ट होगी, सही है, उसकी कोई ना कोई प्राइस भी होगी, प्राइस होगी। अब ये हार्डवेयर की जो एक प्रोडक्ट है उसके लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी मैंने बना दी कि भाई फॉर एग्जांपल हार्डवेयर के लिए मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी बना दी टाइप के नाम से ना। टाइप क्या हो सकती है, अब ये 3 प्रॉपर्टी मैंने बना दी। इसी तरीके से मैं ये 2 प्रॉपर्टी उठाकर इसमें इंप्लीमेंट कर लूं। अब क्लोथ है, जाहिर सी बात है क्लोथ का कोई ना कोई नाम होगा, इधर पैंट होगी, शर्ट होगी, या पूरा ड्रेस होगा, जो भी होगा कोई ना कोई नाम होगा, उसकी कोई ना कोई प्राइस भी होगी। इसी तरीके से एक इसकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी बना देते हैं, और इसको मैंने कर दिया कि पब्लिक इंटीजर क्लोथ का साइज। ठीक है। अब क्लास यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अपने मेन सेक्शन पे आता हूँ, सही है, और मेन सेक्शन पे आके मैंने क्लोथ्स का ऑब्जेक्ट कॉल करवाना है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा। इसको मुझे सबसे पहले कंसोल पे जाकर पूरा रेफरेंस ऐड करवाना पड़ेगा कि भाई यूजिंग करने के बाद जो मेरी कंसोल एप्लीकेशन 13 है उसमें कॉम का एक फोल्डर है, और उसमें एक इन्वेंट्री का फोल्डर है, और उस इन्वेंट्री के फोल्डर में मेरी ये वाली क्लास है। तो मैंने क्लोथ्स की क्लास को कॉल करवा लिया, C1 इसका ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू क्लोथ्स। अब क्लास यहां पर एक चीज नोटिस करना कि ये तो मेरे पास क्लोथ आ गई। अब मैं C1 डॉट करता हूं तो मेरे पास कौन कौन सी प्राइसेस, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी जो क्लोथ की क्लास की होंगी, यानी नेम, प्राइस और साइज। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कल को मेरे पास सिस्टम में चेंजेस आ जाती हैं। अब ये जो मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, हो सकता है यहाँ पे मेरे पास एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है, एक क्लोथ प्रोडक्ट है, कल को प्रोडक्ट नई लॉन्च हो गई, फर्नीचर भी आ गया, ठीक है, फूड भी आ गया, तो मेरे पास प्रोडक्ट चेंज हो गई। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई अब फॉर एग्जांपल मेरे पास
प्रोडक्ट भी चेंज हो गया या हो सकता है प्रोडक्ट का कोई एट्रीब्यूट चेंज हो गया। अब यही दो प्रोडक्ट चल रही थी, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास हर प्रोडक्ट आईडी वाइज भी हो। तो अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अब जो एट्रीब्यूट नया आया है वो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिर्फ ये दो प्रोडक्ट तो नहीं चल रही ना, अब हो सकता है मेरे पास 10 प्रोडक्ट चल रही हो, 50 प्रोडक्ट चल रही हो। तो क्या मैं हर क्लास में ये वाला काम करता फिरूंगा कि भाई इसमें भी आईडी लगाई, इसमें भी आईडी लगाई? या हो सकता है कल को मेरे पास मेरा मैनेजर कहता है कि यार प्रोडक्ट जो है बस मैं सिर्फ आईडी वाइज लॉन्च करूंगा, नेम वाइज लॉन्च करूंगा, आईडी नहीं करूंगा। तो अब मुझे आईडी, हर आईडी का जो एट्रीब्यूट है हर क्लास से यूं रिमूव करना पड़ेगा। तो ये काफी मेरे लिए पेनफुल प्रोसेस होगा। इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस। कि अगर आपका एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बन गया है तो उसमें आने वाली कुछ मॉडिफिकेशन। अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों यूज करेंगे, तो क्लास यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पर नोटिस करो कि भाई एक प्रॉपर्टी, यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों क्लास में सेम है। यहाँ नोटिस करो कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों क्लास में कॉमन है, जो आप लोगों को नजर आ रही हैं। सही है, आईडी, नेम और प्राइस। नहीं नहीं असद, ऑल प्रॉपर्टीज नहीं है। हार्डवेयर के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो ये हार्डवेयर के लिए यूनिक है और एक ये क्लोज के लिए यूनिक है। बाकी ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों में कॉमन है। तो क्लास अब देखो, अब प्रोडक्ट क्योंकि मेरे पास हो सकता है 85 प्रोडक्ट हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन आएगी एट्रीब्यूट में तो क्या मैं हर क्लास में अपडेट करता फिरूंगा? नहीं। तो मैं यूं क्या क्या ऐसा काम करूं कि मुझे सिर्फ एक ही जगह अपडेट करना पड़े, वो तमाम क्लासेस में अपडेट हो जाए। तो मैं क्या कर लूंगा कि भाई अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके इन दोनों क्लासेस की एक पेरेंट क्लास बना दूं और इस क्लास को नाम दे दूंगा प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट की क्लास बना ली और इस प्रोडक्ट की क्लास के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो मैंने डिफाइन कर दी। ठीक है, ये आपके सामने। अब इसी तरीके से मैं यहां से इसको एलिमिनेट कर दूं। अब क्लास मेरे पास अब स्टिल इस सिचुएशन में क्या कहानी है कि भाई ये तीन एट्रीब्यूट ऐसे थे जो कि तीनों क्लासेस में क्या थे, कॉमन थे। इट्स मीन कि अगर मैं यहां पर अपने मेन सेक्शन पे जाता हूं, सही है, मेन में जाकर मैं किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करवाता हूं, क्लोथ्स, C1 इक्वल टू न्यू क्लोथ्स। लेकिन अब यहाँ पर C1 से मुझे सिर्फ मिलेगा उसका यूनिक एट्रीब्यूट। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई C1 से मुझे कौन से एट्रीब्यूट मिले जो मैंने प्रोडक्ट के अंदर भी डिफाइन किया, क्योंकि हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई आईडी होगी, नेम होगा, प्राइस होगी। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि क्लोथ को भी प्रोडक्ट से इनहेरिट करवा दूंगा और हार्डवेयर को भी इनहेरिट करवा दूंगा प्रोडक्ट से। तो अब इससे मुझे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जैसे मैं C1 को इम्प्लीमेंट करूंगा तो देखो ये तीन एट्रीब्यूट पेरेंट क्लास से आ रहे हैं, आईडी, नेम, प्राइस, और ये इसका अपना एक यूनिक फीचर है। ठीक है, ये तो बात हो गई क्लोज की। अगर मैं हार्डवेयर की ही बात कर लूं, हार्डवेयर H1 इक्वल टू न्यू हार्डवेयर, तो जैसे मैं H1 करूंगा तो देखो ये इसका प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, और ये हार्डवेयर की अपनी एक यूनिक फीचर। क्लास अब मेरा ये सवाल है कि इससे मुझे फायदा क्या हुआ इनहेरिट करके? कोई ऑडियो में मुझे बता दे प्लीज। सर जैसे हार्डवेयर के अंदर जो है वो सिर्फ टाइप थी, आपने वहाँ पे आईडी और प्राइस भी करवा दी इनहेरिट। या आने वाला फ्यूचर मेरे पास मुझे एडवांटेज क्या होगा इसका? जो एक पेनफुल प्रोसेस था मेंटेनेंस का,
उसमें कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए मुझे। क्या रिलीफ मिलना चाहिए मुझे? जी स्टूडेंट जहन लगाएं प्लीज। जी स्टूडेंट्स, क्या फायदा हुआ ये वाला काम करके? इनहेरिटेंस करके मुझे फायदा क्या हुआ? अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, बस इतना फायदा हुआ है कि भाई पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट की प्रॉपर्टी कॉल हो रही है, लेकिन फायदा क्या हुआ है? या फ्यूचर एडवांटेज क्या हो सकता है मुझे? चलो सर ठीक है, कोड वेरी जैसे गुड, कोड फ्यूचर रीयूजेबिलिटी हो गई। और क्या और क्या फायदा होगा? में जैसे फ्यूचर में आप चाह रहे हैं कि आप आईडी हटा दें, मतलब किसी प्रोडक्ट की आईडी नहीं है तो आप आईडी एक सिर्फ एक जगह से हटाएंगे, आपको वेरी हार्डवेयर गुड। और क्लॉक से हटाएंगे। अब यहाँ पे मेरी मेंटेनेंस आसान हो गई कि अब मुझे हर जगह चेंज करना नहीं पड़ेगा, हर क्लास में चेंजेस करनी नहीं पड़ेंगी। मैं सिर्फ एक मेजर क्लास में, पेरेंट क्लास में चेंज करूंगा, वो चेंज सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कल को मेरे पास एक एट्रीब्यूट यहाँ से स्किप होता है, तो अब मैं अगर यहाँ पर मेन में आकर C1 यानी एच यानी या तो H1 डॉट करूंगा तो देखो हार्डवेयर से भी आईडी रिमूव हो गया, और अगर मैं C1 करूंगा तो देखो यहाँ पे C1 से भी, क्लोज से भी रिमूव हो गया। मैंने यहाँ पे चेंजेस कहाँ की? सिर्फ एक जगह मैंने चेंजेस की, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट हो गई, उससे बिलोंग जितनी भी क्लासेस थी। तो इनहेरिटेंस से हमें क्या फायदा होता है? एक तो कोड यूजिबिलिटी हमें मिलती है, और मेंटेनेंस हमारी आसान हो जाती है कि आप तमाम क्लासेस की एक मेजर क्लास बना दो, और उस क्लास को, उसमें तमाम फीचर जो कॉमन फीचर्स होते हैं उस मेजर क्लास में रख दो, पेरेंट क्लास में, और आप उसको सिर्फ एक जगह चेंजेस करो या अपडेशन करो, जो भी करो वो तमाम पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। हमारे फादर होते हैं, जरूरी नहीं है कि फादर की तमाम एट्रीब्यूट हमारे अंदर आए, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट हम एक्सेस कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज हमारी अपनी यूनिक भी होती हैं। सही है? तो कुछ हम लोग पेरेंट से ले रहे होते हैं और कुछ हमारी यूनिक। तो यहाँ पर भी यही कहानी हो रही है कि इसके अपने यूनिक फीचर ये हैं, लेकिन जो इसके जर्नल फीचर हैं ये कहाँ से उठा रहे हैं? अपने पेरेंट्स से मिले, विरसे में जो मिलना कहते हैं ना, विरसे में जो मिलना, वो ये है। अब कल को अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वापस कोई अपडेशन होती है कि भाई हमारा मैनेजर कहता है कि भाई आईडी भी चाहिए, हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई आईडी होगी, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बना दूंगा इंटीजर, और इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास आईडी है। तो अब देखो मैंने एक जगह चेंज किया तो ये सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैं जैसे ही यहाँ पे C1 करूंगा तो देखो मुझे आईडी भी मिल जाएगा, मैं यहाँ पर H1 करूंगा तो यहाँ पे मुझे आईडी भी मिल जाएगा। क्लास मुझे यहाँ तक के बताएं कि ये फायदा और नुकसान की बात समझ में आई? कौन से दो फायदे हमें हो रहे हैं? ये चीज क्लियर हुई? मुझे एक्नॉलेज कर दें एक दफा। ठीक है, अब अगर क्लास हम लोग बात करते हैं अगर टाइप पर, अगर हम लोग बात करते हैं टाइप पर, तो ये किस टाइप के इनहेरिटेंस हमने अचीव किया इस टाइम? कोई बता सकता है? सर ये क्लॉक्स और साइज के दरमियान ये जो है वो नहीं, एग्जैक्ट इनहेरिटेंस की कौन सी सॉरी टाइप है ये? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनहेरिटेंस की टाइप। जो नंबर 1 टाइप होती है वो हमारे पास होती है सिंगल इनहेरिटेंस। जो हमारे पास दूसरी टाइप होती है वो होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सही है? तीसरी जो टाइप होती है हमारे पास वो कौन सी होती है? हिरार्कल इनहेरिटेंस। स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, हिरार्कल है।
हिरार्किकल इनहेरिटेंस, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। हिरार्किकल इनहेरिटेंस, हिरार्की जिसको हम लोग कहते हैं। इसी तरीके से चौथी हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर मैं यहाँ पर वन बाय वन बताता हुआ चलूँ तो सिंगल इनहेरिटेंस वो होती है कि भाई एक क्लास सिंपल, एक सिंगल क्लास दूसरी सिंगल क्लास से इनहेरिट हो रही है, सही है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस तरीके से आप लोगों को मिसाल दूं कि भाई जैसे मेन में आ जाते हैं, मैं अगर यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास ग्रैंडफादर, इसी तरीके से मैं एक और क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास फादर, इसी तरीके से एक और क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास सन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई फादर इनहेरिट करवा देता हूँ ग्रैंडफादर से और सन को इनहेरिट करवा देता हूँ फादर से, तो इसको कहते हैं हम लोग मल्टी लेवल। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, मुझे जवाब देना आप लोगों का, क्या सन का ताल्लुक ग्रैंडफादर से हुआ या नहीं? यस सर, हुआ ना। सही है। अब ये कहलाती है लेवल वाइज इनहेरिटेंस। सन डायरेक्ट इनहेरिट नहीं हो रहा ग्रैंडफादर से, बट सन का ताल्लुक लेवल वाइज है ग्रैंडफादर से। कौन लेवल क्या है? फादर, कि भाई सन का ताल्लुक फादर से हुआ और फादर का ताल्लुक ग्रैंडफादर से हुआ, तो इट्स मीन कि सन का ताल्लुक अल्टीमेटली ग्रैंडफादर से भी हुआ। इसको कहते हैं लेवल वाइज इनहेरिटेंस। ये लेवल बन रहे हैं ना, पहला लेवल किसका है? आपके दादा, दादा से आपके फादर थे तो आपका ताल्लुक आपके दादा से हुआ, वरना डायरेक्ट सन का ग्रैंडफादर से कोई ताल्लुक नहीं। जब हमारे अब्बा ही नहीं होंगे तो हमारा ग्रैंडफादर से क्या ताल्लुक? ये चीज समझ में आ रही है? इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब यहाँ पे नोटिस करो कि क्या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमने अचीव करी है प्रोडक्ट, हार्डवेयर और क्लोथ के दरमियान? जी स्टूडेंट्स, क्या ये मल्टी लेवल थी? यस और नो? सही है। सिंगल लेवल, सिंगल नहीं, इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल भी नहीं थी। यहाँ पे नोटिस करो, सिंगल लेवल भी नहीं थी। देखो अब यहाँ पे मल्टी लेवल। हिरार्कल इनहेरिटेंस की मैं बात करता हूँ। हिरार्कल इनहेरिटेंस की एग्जांपल ये मैं इस तरीके से दूंगा आपको कि अगर मैं यहाँ पर program.cs में ही बात करता हूँ, ये मेरे पास है फादर, इसी तरीके से ये मेरे पास है एक क्लास है सन जो कि इनहेरिट हुआ है फादर से, और एक क्लास है डॉटर जो कि इनहेरिट हुआ है फादर से। अब ये बताओ क्या ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है? ये किस टाइप की रिलेशनशिप है? इसको कहते हैं हिरार्कल इनहेरिटेंस, कि जिसमें मल्टीपल चाइल्ड के एक ही पेरेंट हो, यानी सन भी फादर से बिलोंग कर रहा है और डॉटर भी फादर से बिलोंग कर रहा है। तो अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट जो है एक पेरेंट क्लास है, क्लोथ भी प्रोडक्ट से इनहेरिट कर रहा है और हार्डवेयर भी प्रोडक्ट से इनहेरिट कर रहा है। तो प्रोडक्ट क्या हुई? एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिरार्किकल इनहेरिटेंस। ये बात क्लियर है या नहीं? एक चाइल्ड क्लास से मल्टीपल नोड्स निकल रही हूँ, यानी एक पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड नोड्स निकल रही हूँ, इसका ये कॉन्सेप्ट है किसका? हिरार्किकल इनहेरिटेंस। तो अब आप मुझे बताओ कि प्रोडक्ट, क्लोथ और हार्डवेयर के दरमियान हमने कौन सी टाइप की इनहेरिटेंस अचीव की है? दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? यहां तक कि मुझे एक्नॉलेज करो भाई, ये तो हमने टाइप्स देख ली और इनहेरिटेंस का हमें फायदा भी पता चल गया कि भाई इटसेल्फ इनहेरिटेंस का फायदा हमें क्या हो रहा है। अब इसी को मैं यहाँ पर फर्दर प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि हमारा ये वाला पहला सेशन भी एंड होने वाला है। आप लोग दोबारा से दूसरे सेशन के लिए
ज्वाइन कर लेना। अब क्लास यहाँ पर मेरे पास कंडीशन ये है, और ये बात आप लोगों को भी पता होगी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये क्लास है मेरे पास, ये क्लास है मेरे पास, और ये क्लास है मेरे पास, अब तीनों की क्लास में एक एक अदर कंस्ट्रक्टर दे देता हूँ, और उसमें मैं नाम दे देता हूँ कि भाई ये वाला कंस्ट्रक्टर किसका है, हार्डवेयर का है। इसी तरीके से CTOR टैप टैप करने के बाद कंसोल और राइट लाइन में मैं कह देता हूँ कि भाई ये जो है वो क्लोज का कंस्ट्रक्टर है। इसी तरीके से CTOR करने के बाद मैं टैप टैप कर देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में, मैं कर देता हूँ कि भाई ये जो है वो मेरे पास प्रोडक्ट्स का कंस्ट्रक्टर है। यहां तक की बात समझ में आती है। अब क्लास यहां पर मैं कुछ नहीं करता, मैं इन क्लासेस को भी रिमूव कर देता हूं क्योंकि एग्जाम्पल देख ली। अब मैंने यहाँ पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा, क्लोज का, और C1 डॉट करने के बाद, सॉरी मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंपल ये किया। अब अपने प्रोग्राम को अगर मैं चलाता हूं तो व्हाट आउटपुट शुड बी डिस्प्ले, क्या आउटपुट प्रिडिक्ट करते हो? क्लोज का कंस्ट्रक्टर चलेगा और यहाँ पर क्लोज प्रिंट होना चाहिए, राइट? यानी सिर्फ क्लोज प्रिंट होना चाहिए ना, क्योंकि हमने यस सर। कंस्ट्रक्टर ही हमने सिर्फ क्लोज का दिया है, ऑब्जेक्ट ही हमने सिर्फ क्लोज का पास किया, प्रोडक्ट का तो पास नहीं किया। अब जो हम लोग बात डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसका नाम होता है कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की लाइफ साइकिल क्या होती है? यहाँ पर ये जो आपने आउटपुट बताया ना, ये आधा सही है आधा गलत है। सिर्फ क्लोज इंप्लीमेंट नहीं होगा, सही है। क्लोज क्लास पहले कंपाइलर जो है वो चेक करेगा यहाँ पे आके, जब ये ऑब्जेक्ट बना लेगा ना न्यू के कीवर्ड के बाद, जब ये कंपाइलर इसके कंस्ट्रक्टर पे आएगा ना, तो पहले इसका कंस्ट्रक्टर चलाने से पहले ये चेक करेगा कि क्या ये क्लोज क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट तो नहीं हुई। तो जब कंपाइलर को पता चलेगा कि भाई हाँ क्लोज क्लास प्रोडक्ट से इनहेरिट हुई है, तो सबसे पहले जाएगा प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। देन उसके बाद फिर ये अपनी क्लास के फिर दोबारा देखेगा कि ये किसी और क्लास से तो इनहेरिट नहीं हो रही। हाँ भाई, अब और किसी क्लोज जो है वो सिर्फ हार्ड प्रोडक्ट के अलावा किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं हो रही, तो वो क्लोज का भी कंस्ट्रक्टर चला देगा। तो ये आउटपुट आपके पास आएगा कि पहले प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर चला फिर क्लोज का। क्लास ये सेशन एंड होने वाला है, अपने नेक्स्ट सेशन में यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक कह रही थी जुनैरा, मैंने नेग्लेक्ट तो नहीं किया आपको, ठीक कह रही थी बिल्कुल। ठीक है भाई, ये सेशन एंड होने वाला है, आप लोग रीज्वाइन कर लेना दोबारा।